2024 में बीजेपी कम और टीवी अखबार कह रही है बीजेपी 400 पार, लेकिन बीजेपी की सांसें फूली हुई है। सोचिए, बीजेपी की हालत ये हो गई है कि कोई भी पार्टी के नेता वो कह दे कि हम बीजेपी में जाना चाहते हैं तो उसके लिए कारपेट बिछा दिया जाता है। कोई भी नेता, कोई भी दल, और सबसे बड़ी बात, वो तमाम कांग्रेस के आरोपी नेता या दूसरे दलों के आरोपी नेता जिसको बीजेपी भ्रष्टाचारी कहती थी, उसको अपने पार्टी में लेने के लिए मतलब पलके नहीं, ये कहते हैं ना पलके बिछा देना, मतलब कोई और नया शब्द होना चाहिए। और एक एक नेता का नाम बताऊंगा। और क्या ये है बीजेपी मजबूत पार्टी या बीजेपी घबराई हुई है? दरअसल ग्राउंड जीरो पर जब आप जमीन पर जनता से बात करेंगे तो उनको लगता है दो चीज, कि बीजेपी इसलिए चुनाव नहीं हारेगी क्योंकि ईवीएम है और बीजेपी ने कुछ किया ही नहीं है। लेकिन सोचिए, ईवीएम वाली बात तो पुख्ता होती लग रही है। चंडीगढ़ में मेयर के चुनाव में जिस तरह से बीजेपी की दुर्गति हो रही है, पहले तो वहां के चुनाव आयोग ने अपने अधिकारी को 2 बार बीमार करके चुनाव कैंसिल कराया। तीसरी बार में उसने एक बीजेपी के नेता को ही रिटर्निंग अधिकारी बना दिया, रिटर्निंग ऑफिसर, और उसने 8 वैलिड वोटों को कैंसिल कर दिया और बीजेपी का मेयर बना दिया। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं चल रहा है बीजेपी और नरेंद्र मोदी का। पहले इलेक्ट्रल बॉन्ड पर खबरें आई और उसके बाद सरकार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि असंवैधानिक है और लगातार बीजेपी की आलोचना हो रही है। भले टीवी अखबार न दिखाए, लेकिन सोशल मीडिया से कहां बच पाएंगे, तो सबसे ज्यादा आलोचना हो रही है। 6000 करोड़ का हिसाब बीजेपी को देना होगा। पब्लिक में मैसेज जा रहा है। तो सोचिए, जो बीजेपी 10 साल में 500 दफ्तर बना चुकी है, कांग्रेस जिसको भ्रष्टाचारी कहा जा रहा था, लोग कह रहे हैं, लोग सोशल मीडिया पर, कि 60 साल राज करने वाली कांग्रेस के पास सिर्फ 100 करोड़ 125 करोड़ रुपए अकाउंट में है और बीजेपी के पास 5600 करोड़ है। और ये पैसा अगर धन्ना सेठों ने दिया है तो क्या वो बीजेपी के कार्यकर्ता भी इतना पैसा नहीं देता है? तो बदले में इन धन्ना सेठों को सरकार ने क्या दिया है? क्या ये सारी कंपनियां उन्हीं को तो नहीं दी जा रही? ये पब्लिक परसेप्शन का सवाल है जो बीजेपी को खाए जा रही है। दूसरा जो बीजेपी का सबसे बड़ा डेफिसिट है वो है बेरोजगारी। सोचिए, यूपी में 60,000 पोस्टों के लिए 50 लाख युवा सड़कों पर निकले और सोशल मीडिया पर रेलवे स्टेशन की जिस तरह की तस्वीरें शेयर हो रही है, सवाल है कि टीवी अखबार के बाद भी क्या ये खबरें दब जाएंगी? सोचिए, जिस तरह से एक टीवी का एंकर सुशांत सिन्हा चंडीगढ़ वाले मामले में मेयर के चुनाव को डिफेंड कर रहा था, क्या वह मुंह दिखाने लायक है? मैं फिर कह रहा हूं, मैं एक पत्रकार के छात्र के नाते, इस देश का टीवी अखबार गोदी मीडिया नहीं है, ये सवर्णों की साजिश है। इस देश की मीडिया बिकाऊ मीडिया भी नहीं है, घुसखोर मीडिया भी नहीं है। अगर बिकाऊ होती तो अखिलेश यादव भी मुख्यमंत्री थे, मायावती जी भी मुख्यमंत्री थी, खरीद लेती। ये गोदी भी नहीं है। अगर सत्ता के गोद में बैठती तो अखिलेश यादव, मायावती, दलित पिछड़े लालू यादव के भी गोद में बैठ जाती। ये जातिवादी मीडिया है और आज भी इस देश में दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यकों के पास न एक टीवी है, न एक अखबार है, न एंकर है, न संपादक है, न पत्रकार है। तो जातिवाद का जो अंतिम किला है टीवी अखबार, वो इस देश के सवर्ण पॉलिटिकल पार्टी, खासकर बीजेपी और आरएसएस को वैचारिक सहमति, जैसे मेरी वैचारिक सहमति इस देश के 90-95% लोगों के साथ है, न्याय के साथ है। जो गलत है उसके खिलाफ गलत। पत्रकार का मतलब क्या होता है? सरकार से सवाल पूछना, जनता की बात को सरकार तक रखना। तो ये मीडिया जो है, आज ये मीडिया कल ही ईमानदार हो जाएगी जब इस देश में बीजेपी की सरकार चली जाएगी। आप देखिए ममता बनर्जी की कैसे खाल उधेर रहे हैं, जबकि ब्राह्मण है ममता बनर्जी, लेकिन उनकी सरकार इनको सूट नहीं करता है क्योंकि बीजेपी को उससे खतरा है। तो उनकी जमकर छीछा लेदर और होनी भी चाहिए, गलती हो रही है। तो ये है मीडिया का असली चरित्र और वही मीडिया आपको कह रहा है 400 पार, इस बार 400 पार। दरअसल आपको मेंटली रूप से तैयार किया जा रहा है। जब आम आदमी से, आप इस देश के बहुजनों से, दलित, पिछड़े, आदिवासियों से पूछेंगे तो वो कहेगा कि ईवीएम के बदौलत ये लोग कह रहे हैं 400 पार। लेकिन बात उससे आगे बढ़ गई। सोचिए, एक मेयर का चुनाव भी बीजेपी नहीं हारना चाहती है और उसके लिए बेईमानी पर उतारू है।
बेईमानी करती है, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दे रही है, तो क्या इसका सीधा सीधा जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी को नहीं लेना चाहिए, अमित शाह को नहीं लेना चाहिए? ये बीजेपी पार्टी की जिम्मेदारी नहीं है? जब एक एक का नदी नाला पुल पुलिया खरंजा के लिए प्रधानमंत्री को उपलब्धि दी जाती है, तो मेयर के चुनाव में वोट को लोकतंत्र की हत्या करने की जिम्मेदारी नहीं लेगी बीजेपी, कांग्रेस अध्यक्ष? यह सबसे बड़ा सवाल है। मैं फिर कह रहा हूं, अगर विपक्षी दलों ने, जैसे अखिलेश यादव जो टिकट बांट रहे हैं, अगर अखिलेश यादव ने जो टिकट वो सवर्णों को दे रहे हैं वो अभी भी मुसलमानों को दें तो ज्यादा फायदा में रहेंगे। मायावती कह रही है गठबंधन करेंगे नहीं। राहुल गांधी सोशल जस्टिस का बड़ा नारा दे रहे हैं और यही बीजेपी फंस रही। मैं फिर कह रहा हूं, आज तेजस्वी यादव ने भी सोशल मीडिया पर आकर कहा है कि बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है इस देश में। इसका मतलब है कि कम से कम 3-4 दलों का गठबंधन तो है, जो बहुजन है, समाजवादी पार्टी, जेएमएम, झारखंड मुक्ति मोर्चा जिसके हेमंत सोरेन को जेल में डाला गया है, उसके बाद कांग्रेस, उसके बाद आरजेडी, आम आदमी पार्टी। इतना भी गठबंधन हो जाए तो हिंदी पट्टी में बीजेपी की सांसें फूल जाएंगी। और 400 पार सिर्फ टीवी अखबार का नारा है, बीजेपी को ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं तो महाराष्ट्र में 2-2 मराठा दलों को तोड़ने वाला शिवाजी महाराज की जयंती है। सोचिए वो कौन लोग थे। मैं शिवाजी महाराज पर एक लाइन बोलना चाहता हूं। शिवाजी महाराज के बेटे संभाजी महाराज ने 121 युद्ध जीती थी। आप सोचिए वो कौन लोग थे। अगर शिवाजी महाराज की सत्ता गई और अगर मुगलों ने उनको सत्ता पर कब्जा किया होता तो मुगल राज करते, पेशवा कैसे आ गए? शिवाजी महाराज के साथ छल कपट पेशवाओं ने किया था, मनुवादियों ने किया था, और उसी पेशवाओं को भीमा कोरेगांव के 500 महार सैनिकों ने मार भगाया था। उसमें मराठा भी थे, मुस्लिम भी सेना थे। तो सोचिए 2 मराठा दलों को तोड़ने के बाद, शिवसेना एनसीपी, शिवसेना के मराठा नेता और एनसीपी को तोड़ने के बाद भी सबसे बड़े आरोपी चेहरे अशोक चौहान के को भी पार्टी में लाया जा रहा है। खबर थी कि कमलनाथ के और उनके बेटे को भी लाया जा रहा है। मुझे लगता है अगर ले जितने सवर्ण नेता बीजेपी में जाएंगे, बीजेपी की मुश्किल बढ़ेगी। और यह बीजेपी को भी लगातार रास आने लगा है, समझ में आने लगा है। और किसान आंदोलन ने तो घाव पर नमक छिड़क दिया है, दौर पर दौर चल रही है। सोचिए बीजेपी कह रही है कि हम 5 साल के लिए आपको एमएसपी की गारंटी देंगे क्योंकि सर पर चुनाव है। तो बीजेपी के लिए 2024 का सफर इतना आसान नहीं है साहब, जितना टीवी अखबार दिखा रहा है। आप ग्राउंड पर जाइए तो अग्निवीर, बेरोजगारी, लोगों की महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ रखी है। और लोगों को लगता है कि 370 राम मंदिर का, लोगों की मेमोरी बहुत लैप्स होती है। राम मंदिर का मुद्दा 370 चल नहीं पा रहा है। बस फर्क इतना है कि 2024 में दलित, पिछड़े, आदिवासी नेताओं अगर एकजुटता दिखा गए तो बीजेपी का सफाया आता है। लेकिन सवाल है कि चुनाव के बाद क्या जयंत चौधरी नहीं पलटेंगे, इसकी क्या गारंटी है? नीतीश नहीं पलटी मारेंगे, इसकी क्या गारंटी है? अनुप्रिया, निषाद, राजभर, ये सब पलटी नहीं मारेंगे, इसकी कौन गारंटी लेगा? बस सब इंतजार कर रहे हैं कि बीजेपी बहुमत से नीचे अटक जाए, क्योंकि खार सब खाए बैठे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी, और बीजेपी चुनाव हारेगी तो उसकी सबसे बड़ी वजह है जातिवाद, मनुवाद। जिस तरह से नौकरियों में जातिवाद बढ़ा है, जिस तरह से दलित, पिछड़े, आदिवासियों के अधिकार छीने जा रहे हैं, जिस तरह से अल्पसंख्यक समाज पर अत्याचार बढ़ा है, जिस तरह से किसान नाराज है, 2024 का चुनाव आसान नहीं होना है। गांठ बांध लीजिए, बड़ी मुश्किल है बीजेपी के लिए। और इसीलिए जितने सवर्ण नेता बीजेपी में जाना चाहते हैं चले जाएं, वो एक वोट नहीं दिला पाएंगे। और बहुजन नेता उसमें जा नहीं रहे, गठबंधन कर रहे हैं, वो कल गठबंधन से निकलने के लिए भी आजाद हो सकते हैं। तो 2024 का चुनाव दिलचस्प होगा। हाँ, अगर 2024 में बीजेपी जीत जाती है तब आरएसएस अपना एजेंडा डंके की चोट पर लागू करेगी और आप हाथ मलते हुए रह जाएंगे। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, अभी भारत का संविधान है, संविधान की जड़ें गहरी है और इस देश में संवैधानिक अधिकारों के लिए सचेत लोगों की भी संख्या है। एससी, एसटी, ओबीसी, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक। बीजेपी जब से आई है उसने 2-3 चीज तो जरूर कर दी है। घर घर संविधान पहुंचा दिया है, चाहे वो अल्पसंख्यक समाज के लोग हों या दलित, पिछड़े, आदिवासी हों या किसान समाज के लोग हों। बीजेपी जब से आई है तब से बहुजन नेताओं को इतना तो ज्ञान हो गया है
कि हमको सवर्णों को टिकट नहीं देना है, दलित पिछड़े आदिवासियों की बात करना है। और ये ज्ञान सिर्फ दलित बहुजन नेताओं को नहीं, कांग्रेस को भी हो गया है। तो नरेंद्र मोदी ने 10 साल में रहकर खेल तो बदल दिया है, लेकिन अब वो इस खेल को और कंटिन्यू नहीं कर सकते, क्योंकि भूखे भजन नहीं होता है, बेरोजगारी चरम पर है, नौकरी नहीं मिल रही युवाओं की, और सवाल है कि धर्म के नाम पर वो कब तक बीजेपी के साथ टिके रहेंगे। इस बार बीजेपी से सबसे ज्यादा वोटर कोई हट रहा है तो वो ओबीसी, क्योंकि तमाम दल ओबीसी पर फोकस कर रहे हैं। राहुल गांधी ओबीसी की बात कर रहे हैं, और नीतीश कुमार ने जाते जाते जो लकीर खींची है जाति जनगणना का, वो बीजेपी के गले की हड्डी बनता जा रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, 2024 का चुनाव इतना आसान नहीं है बीजेपी के लिए। अगर टीवी अखबार से ही चुनाव जीतना होता तो चुनाव ही ना होता। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, क्या टीवी अखबार माहौल बना रहा है, क्या ट्रांसफरेबल वोट को बीजेपी में सेट कर रहा है, और क्या 2000 जिस तरह से वाजपेयी ने साइनिंग इंडिया का नारा दिया था, क्या बीजेपी का 400 पार का नारा और मीडिया का प्रोपेगेंडा और प्रचार कहीं बैकफायर तो नहीं करेगा? आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। आपके इलाके में क्या हाल है, आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। आपकी प्रतिक्रिया बहुत जरूरी है। ग्राउंड से जो कमेंट करेंगे वही असली रिपोर्टर है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।